ही नहीं है। हम बार-बार एक ही चीज़ करते आए हैं और कहते आए हैं कि जो चीज़ पिछले 2-4 बरसों में सही थी, वो 2025 में भी सही थी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल भेज के राजभवन को भेजा और उसका अप्रूवल आ जाना चाहिए था, उसमें रुकावट कोई होनी नहीं चाहिए। अब क्योंकि उन्हें क्वेरीज़ कुछ ऐसी उठाई थी, वो जेएडी ने अब पीएससी को भेजा है। पीएससी उसका जवाब लेकर वापस आएगा और वो वापस गवर्नर साहब को जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वो अब खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे जिस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनका कंसर्न समझकर इस चीज़ को फौरी तौर पे कर दिया, मुझे लगता है कुछ ही देर दिनों में मुझे लगता है उसके ऊपर भी उनका जो जो एक बहुत बड़ा देरीना मांग थी, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। सजा लोन साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, एक पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट पे जहाँ हंदवाड़ा के लोगों ने उनको वोट किया, उनको उनके बीच में जाना चाहिए, उनके साथ बैठ के उनके मसाइल, ठंड का माहौल है, विंटर है, वहाँ वो मुझे माफ़ करिएगा, वो मस्करियाँ करने लगे हैं आजकल। मैंने कल भी यही बोला आपको कि वो अब मीडिया का भी रोल खुद ही निकाल रहे हैं। मतलब अजीब कुछ चुटकुले सुनाने लगे हैं कुछ ब्लॉगर्स को। कहाँ सजाद लोन साहब, इतने बड़े लीडर, और वो क्या कर रहे हैं आज ब्लॉग? मुझे लगता है अब उनको या तो फिर उनको कोई काम नहीं है इसीलिए वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि एज एमएलए मैं समझता हूँ कि लोगों के कितने मसाइल हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना हमारे पास फ्री वक्त है कि हम किसी जगह बैठे, लेकिन उनके पास तो वक्त ही वक्त है। रोज उनके कुछ ब्लॉग आते हैं और उनका ब्लॉग सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ है, न कभी राजभवन के खिलाफ है, न दिल्ली के खिलाफ है, न बीजेपी के खिलाफ, सिर्फ उमर साहब। तो उनका मुझे लगता है डिक्टेशन ही वहां से आई है। बाकी सीनियर है, लीडर है जम्मू कश्मीर के, लेकिन मेरी मोहतबाना गुजारिश होगी कि हंदवाड़ा में भी बैठिए। जब हंदवाड़ा के लोगों के साथ वो बैठेंगे तो वो ज़मीनी सतह पे परेशानियां समझेंगे। हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ बाकी लोग भी बोलते हैं, वो भी बोल। सर एक और ये भी मैं फिर से वही कह रहा हूँ ना कि वो जब बैठते हैं ना, वो मैं फिर से बताऊंगा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आइडियल्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, अंग्रेजी में वही कहते हैं। जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा होता तो उसके दिमाग में खुराफाती चीजें आती हैं। अब वो कुछ कुछ तो कहना है ना, मतलब वो कुछ न तो कुछ कह ही रहे हैं। अब हंदवाड़ा में बैठे लोगों की खिदमत करे, उनके साथ बैठे, उनके दुख समझे। वो यहाँ आकर अब उनको रोज मुझे लगता है शाम को डिक्टेशन आती है, आज फारूक साहब के खिलाफ बात करिए, आज उमर साहब के खिलाफ करिए, आज एनसी के खिलाफ करिए। नहीं तो मुझे बताइए आज तक एनसी के खिलाफ उसने कब किसी के बारे में बात की? तो मुझे लगता है अफसोस है कि इतने बड़े स्टैचर के लीडर सिर्फ अब ब्लॉगिंग करते हैं। अब उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? देखिए कमेटी का सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन का जो आउटकम है वो ऑफ हैंड तो मेरे पास होगा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ही गवर्नमेंट ने और खासकर जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है उनको उनके नोटिस में आया है, उनके इमीडिएटली उन्होंने उसके ऊपर एक्शन किया। अब कहीं अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उस चीज़ को अगर आप हाईलाइट करेंगे, हम उसको उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे बिल्कुल कि ऐसा क्या है। लेकिन अगर एक बार इंक्वायरी बैठी तो वो बराबर पाए तकमील तक पहुंचती है। मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं हमारे, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो इन हॉस्पिटल्स में जाके उम्मीदों के साथ जाते हैं। अगर कहीं नेग्लिजेंस हुई है तो मुझे लगता है उसके ऊपर एक मेजर, जिसने भी इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, और वही गवर्नमेंट ने। मुझे एक ऐसा इस मुल्क में आदमी बताइए जिसने वंदे मातरम के खिलाफ बात की है, या उसको चैलेंज किया है, या ये कहा है कि हम मुझे नहीं बोलना है। वंदे मातरम हर एक राइट थिंकिंग इस मुल्क के बाशिंदे के दिल में है, वो उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी की बात है कि पार्लियामेंट और असेंबली एक ऐसी जगह है जहां लोगों के मसाइल उठे जाते हैं। आज इस मुल्क के सामने बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ महंगाई का बहुत बड़ा मसला है। जहां ये पार्लियामेंट डिस्कस करनी चाहिए, वहां ऐसी बात हो रही है जिसपे कोई चैलेंज ही नहीं। तो मुझे लगता है कि बाकी जो मेजर इश्यूज है, जैसे इस मुल्क में इस वक्त इंडिगो का एक मेजर मसला हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी हमारे जो बच्चे थे वो यहाँ आ नहीं पाए। 70-80 हज़ार की टिकट, जो 5,000 की टिकट वो होगी। तो ये इश्यूज हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन।
बाकी वंदे मातरम तो कोई चैलेंज ही नहीं है, और मुझे लगता है उसके ऊपर तो डिस्कशन कोई बात ही नहीं है, अनलेस कोई ऐसा इशू होता है जिस पे डिस्कस करना हो। स्मार्ट सिटी पे मैं सिर्फ ये मानता हूं कि एक सिटी स्मार्ट तब होगी जब उसका सिवरेज या ड्रेनेज अच्छा हो, चाहे वो स्टॉर्म वाटर हो, चाहे वो सिवेज और ड्रेनेज हो। जब ये स्मार्ट सिटी का जो ये कंसीव हुआ प्लान, सिर्फ ऊपर से टाइल्स लगाने से सिटी स्मार्ट नहीं होती। अब आप ही बताइए, जो साइकिल्स इनने लगाए, कितने लोग वो इस्तेमाल करते हैं, और आधे से ज्यादा जो जगहें हैं उसमें साइकिल्स के या तो पंचर है या तो साइकिल टूटे, कोई इस्तेमाल नहीं। तो जो जिसने भी ये प्लान किया उसको फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए था, जहां मुझे लगता है स्टॉर्म वाटर और जो ड्रेनेज और सिवरेज का जो ये है आउटलेट, उसको जोड़ना चाहिए था, क्योंकि स्टॉर्म वाटर आपको सिर्फ बारिश जब होगी तब आपको फ्लड्स आएंगे, उस वक्त चाहिए होगा, बाकी वो डिफंक्ट होगा। ऐसे चीजें इनको करनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। डाउनटाउन जो था, अगर आपने ऊपर वाले शहर को किया, उसमें टाइल्स वाइल्स लगवाए, डाउनटाउन में कुछ नहीं। मुझे एक जगह दिखाइए, बसपोरा, सोवरा, हजरत बल या खुशाल सर, जेडी बल, खान यार, ये जो नीचे वाला एरिया, उसमें तो स्मार्ट सिटी में तो टाइल भी नहीं लगी उधर। तो मुझे लगता है जब ये कंसीव हुआ, इसका कंसीव ही मुझे लगता है फेलियर, और सबसे बड़ा फेलियर जहां सिटी को बढ़ाते हैं, वहां मुझे लगता है श्रीनगर सिटी एक वाहिद जगह है जिसके जो रोड है उसको छोटे कर दिया और फुटपाथ को ज्यादा बड़ा बन दिया। अब जो गाड़ियां हैं वो फुटपाथ पे चल रही। तो मुझे लगता है ये, इसीलिए मैंने कहा था, जो ये जिसने ये कंसीव किया था बहुत गलत किया। अब इसको हमें सुधारना है, अब देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बर्फ गिरे, बारिश गिरे, ताकि विंटर टूरिज्म की कुछ मजा आए। बर्फ आएगी तो विंटर टूरिज्म होगा, जब बर्फ नहीं होगी तो विंटर टूरिज्म में आप क्या करोगे? तो पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि बर्फ हो जाए, बर्फ के बाद फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर जो बात करनी होगी।